हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट एग्जाम के लिए बायोलॉजी के कुछ सुपर टॉप क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके सिलेबस, पेपर पैटर्न और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रख के तैयार किए गए हैं। तो वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। और साथ ही जो है, अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ का पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपको दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा परीक्षण जो है एचआईवी के संक्रमण का जो है पता लगाने के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं एलिजा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन या फिर विडोल टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विडोल टेस्ट। देखिए बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें तो एलिजा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट और जो पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन है, ये आपके एचआईवी के संक्रमण का पता लगाने के लिए यूज में लिए जाने वाले कुछ मुख्य परीक्षण होते हैं। जबकि आपके जो विडोल टेस्ट है ना, ये एक बुखार होता है टाइफाइड, ठीक है। तो टाइफाइड के बुखार के निदान के लिए जो है यूज में लिया जाने वाला एक सीरोलॉजिकल परीक्षण है, ठीक है। तो विडोल टेस्ट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए कि एचआईवी संक्रमण में जो है विंडो पीरियड ऐसे समय को कहा जाता है जिसमें एचआईवी संक्रमित व्यक्ति, दोस्तों आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास में कि एंटीबॉडी के लिए ये धनात्मक होता है, ऑप्शन बी प्रतिजन और एंटीबॉडी दोनों के लिए नकारात्मक होता है, ऑप्शन सी एंटीबॉडी के लिए नकारात्मक होता है, या फिर ऑप्शन डी प्रतिजन के लिए नकारात्मक होता है। तो विंडो पीरियड ऐसे टाइम को कहा जाता है जिसमें एचआईवी संक्रमित व्यक्ति जो है एंटीबॉडी के लिए नकारात्मक होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि बोला जा रहा है कि जो सर्वाइकल कैंसर है इसका संबंध जो है किस सूक्ष्म जीव से है, ठीक है। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे कि आपके सर्वाइकल कैंसर फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपको दिए गए हैं मानव पेपिलोमा वायरस, ऑप्शन बी साइटोमेगालोमा वायरस, या फिर ऑप्शन सी माइक्रोबैक्टीरियम एवियम, या फिर ऑप्शन डी न्यूमोसिस्ट कारिनी। तो देखिए सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है जो गर्भाशय की जो सेल्स होती है, यानी जो कोशिकाएं होती है, उनकी अनियमित वृद्धि की वजह से होती है। और एक वायरस होता है एचपीवी, जिसका फुल फॉर्म होता है आपके ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। शॉर्ट में इसको हम एचपीवी बोलते हैं। इसकी वजह से ये होता है। इसमें क्या होता है कि योनि से जो है आपको असामान्य रक्तस्राव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है बीसीजी यानी कि जो बेसिल कैलमेट ग्वेरिन होता है, ये क्या है, ठीक है। वैसे तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं टॉक्सोइड, इम्यूनोग्लोबिन, जीवन तनुकृत टीका, या फिर निष्क्रिय टीका। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि टीका क्या होता है, ठीक है। तो टीका जो है किसी भी विशेष बीमारी द्वारा भविष्य में होने वाला जो रोग होता है उसके खिलाफ जो प्रतिरक्षी तंत्र को हम प्रेरित करते हैं उसी को बोलते हैं टीका, ठीक है। और जो बीसीजी का टीका होता है ये आपके टीबी के रोकथाम के लिए यूज में लिया जाता है। और बीसीजी जो है एक प्रकार का आपके जीवंत तनुकृत टीका होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बीसीजी का टीका किसके बचाव के लिए यूज में लेते हैं, तो याद रखिएगा ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर कि लार में जो है एक एंजाइम होता है जो निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व पर कार्य करता है। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए हमारा जो भोजन होता है, जब हम भोजन करते हैं तो उसका जो पाचन है ये मुंह से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। और मुंह में स्थित जो लार ग्रंथियां होती है वहां से आपके दो एंजाइम निकलते हैं। एक होता है टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम, ठीक है। अब टाइलिन क्या करता है, तो टाइलिन जो भोजन में उपस्थित स्टार्च होता है, जिसको हिंदी में हम मांड बोलते हैं, उसको जो है माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है, ठीक है। और दूसरा वाला जो लाइसोजाइम होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु है ना, उनको नष्ट करना। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि लार में ऐसा एंजाइम जो निम्नलिखित में से किसी पोषक तत्व पर कार्य करता है, तो ये हो जाएगा आपके स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कठोर लचीले संयोजी ऊतक का एक बैंड जो दो हड्डियों या उपास्थियों को जोड़ता है या जो है एक जोड़ को एक साथ रखता है, वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस हैं जॉइंट, कार्टिलेज, टेंडम, या फिर लिगामेंट। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिगामेंट। लिगामेंट जो है ये आपके मजबूत संयोजी ऊतक होते हैं जो हड्डियों को एक साथ में रखते हैं और जोड़ों को जो है स्थिरता प्रदान करते हैं। देखिए लिगामेंट को अगर जरूरत से ज्यादा खींचा जाए तो इसमें काफी चोट लग सकती है और इसकी चोट जो है बहुत ही दर्दनाक और सूजन वाली होती है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि जो एक्सेल स्केलेटन होता है यानी कि अक्षीय कंकाल, ये किसका बना हुआ होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन हैं कपाल और मेरुदंड, ऑप्शन बी मेरुदंड, पसलियां और उरोस्थी, ऑप्शन सी कपाल, मेरुदंड, पसलियां और उरोस्थी, या ऑप्शन डी कपाल, मेरुदंड और पसलियां। तो जो एक्सेल स्केलेटन होता है ये शरीर के जो सेंट्रल कोर होते हैं, ठीक है, उसमें जो है भीतर लगभग जो है आपके 80 हड्डियों से मिलकर यानी कि 80 बोन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें कि आपके खोपड़ी खोपड़ी में भी कपाल और चेहरे की हड्डियां, इसके अलावा कान और गर्दन की हड्डियां, और जो बैकबोन होती है हमारी, ठीक है, उसमें वर्टिब्रा, स्केरम और टेलबोन, इनको मिला करके, और साथ ही जो है आपके स्टर्नम, ठीक है, इनको मिला करके जो है ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपाल, मेरुदंड, पसलियां और उरोस्थी। ठीक है, इसमें कितनी हड्डियां होती है लगभग, तो टोटल 80 के आसपास होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर कि सर्वाइकल कैंसर से जो है बचाव के लिए इनमें से कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल में ली जा सकती है। तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, वैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं आईपीवी वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन या फिर एचपीवी वैक्सीन। चलिए फिर से बता देता हूँ सर्वाइकल कैंसर क्या है। तो देखिए क्या होता है कि सर्वाइक्स जो होता है ना, ये आपके यूरेटस का जो है निचला भाग होता है, और सर्वाइक्स में जो है आपके जो अबनॉर्मल सेल्स होती है वो अनियंत्रित रूप से जो है वृद्धि होना शुरू हो जाती है, इसी को हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। और एचपीवी वैक्सीन को जो है यूज में लिया जाता है इसके ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में यहाँ पर कि गैर संक्रामक रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। तो देखिए दो प्रकार के रोग होते हैं, एक संक्रामक रोग और एक गैर संक्रामक रोग, दोनों को लेकर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए गैर संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क के द्वारा नहीं फैलते, यानी अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी से गले मिलते हैं, ठीक है, तो उस दौरान जो कोई रोग नहीं फैलते उनको हम बोलते हैं गैर संक्रामक रोग। फॉर एग्जाम्पल हार्ट की कोई डिजीज हो, यानी कि हृदय से जुड़ा हुआ कोई रोग हो, या आपके जो शुगर वगैरह होता है वो हो, या फिर जो कैंसर वगैरह होते हैं, ये जो है आपके छूने या फिर संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे गैर संक्रामक रोग। और दूसरे होते हैं संक्रामक रोग, जो कि आपके किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलते हैं, उसको हम बोलते हैं संक्रामक रोग। फॉर एग्जाम्पल उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने अभी कुछ सालों पहले देखा, कोविड-19, ठीक है, जो कि किसी के संपर्क में आने से फैलता था। इसके अलावा जो HIV होता है वो भी फैलता है, टीबी भी जो होता है वो संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पर गैर संक्रामक रोग की बात हो रही थी, जिसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि बोला जा रहा है जब गर्भावस्था अंडाशय में होती है तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास में फॉर्मेटिव सेल्स यानी कि प्रारंभिक कोशिकाएं, फॉलिकल सेल्स यानी कि कूप कोशिकाएं, इनर सेल्स मास यानी कि आंतरिक कोशिका द्रव्यमान, या फिर ट्रोफोब्लास्ट। तो देखिए जब गर्भावस्था अंडाशय में होती है ना, तो ये जो स्टेज होती है या ये जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन काफी बढ़ जाता है आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाने का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है एडम एप्पल का निर्माण जो है इनमें से किसके द्वारा होता है। तो देखिए ऑप्शंस हैं अवटु उपास्थि, मुद्रिका उपास्थि, कंटिका अस्थि, या फिर कंठ छेद। तो जो एडम एप्पल होता है इसका निर्माण आपके थायराइड कार्टिलेज के द्वारा होता है। ठीक है, और थायराइड उपास्थि जो है यह श्वास नली के ऊपर स्थित स्वर यंत्र का आंतरिक भाग होती है। ठीक है, और ये पुरुषों में जो है अधिक स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देती होगी। आप अगर देखेंगे आपकी जो कंठ है तो वहां पर एक छोटा सा हिस्सा उभरा हुआ होता है। ठीक है ना, तो यही होता है आपका एडम एप्पल वाला। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है हीमोग्लोबिन का विखंडन उत्पाद क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास फास्फोलिपिड्स, प्रोथिम्बोन, पित्तवर्णक, या फिर फाइब्रिन। तो इसके बारे में शायद मैंने आपको मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन है ये विघटित होकर के जो है बिलीरुबिन नाम का उत्पाद बनाता है। ठीक है, और बिलीरुबिन जो है ये केशरुकियों में यकृत द्वारा स्रावित एक भूरा पीला टाइप का पित्त वर्णक होता है, जो ठोस अपशिष्ट यानी कि जो उत्पाद वगैरह होते हैं उनको जो विशिष्ट रंग प्रदान करने का काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, बाइल पिगमेंट्स यानी कि पित्त वर्णक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में यहाँ पर कि उस कोशिका को क्या कहते हैं जो वायरस से जो है संक्रमित कोशिकाओं को समाप्त करके
जन्मजात प्रतिरक्षा में भाग लेती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों ऐसी कोशिका जो वायरस से जो है संक्रमित कोशिकाओं को समाप्त करके जो है इनेट इम्यूनिटी यानी कि जन्मजात प्रतिरक्षा में भाग लेती है, उनको हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स यानी कि एनके सेल्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। और एनके सेल जो है एक प्रकार की लिम्फोसाइट कोशिका होती है जो संक्रमित, घातक और कैंसरदायक कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीनोम चित्रण का रिलेशन यहाँ किससे होगा? ठीक है, ऑप्शंस हैं रक्त वर्गीकरण से, जीन्स के चित्रण से, स्नायु केंद्रों के चित्रण से, या फिर मस्तिष्क के चित्रण से। तो जीन कोशिकाओं की जो है वो मूल इकाई होती है जिससे उस जीव की जो है सभी आनुवांशिक जानकारी और लक्षण उसमें विद्यमान होते हैं। ठीक है, और किसी भी जीव के जीन्स के चित्रण को जो है जीनोम चित्रण कहा जाता है, और जीन जो है गुणसूत्रों में स्थित होते हैं और डीएनए का जो है आनुवांशिक आधार ये माने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि जीन्स के चित्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से जो है कौन सा विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपको दिए गए हैं कैल्सीफेरॉल, अस्थि रुग्णता, नियासिन, पेलाग्रा, कोबालेमीन, संगतिक रक्ताल्पता, ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन, बेरीबेरी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, विटामिन B2, ठीक है, याद रखिएगा विटामिन जो B2 होता है उसका रासायनिक नाम है वैसे राइबोफ्लेविन। ठीक है, और इसकी कमी से जो है क्या होता है कि जो हमारे होठ होते हैं, ठीक है, जीवा होती है, त्वचा जो होती है, इनमें हमको जो है रूखापन और सूखापन देखने को मिलते हैं, यानी कि होठ बार बार फट जाते हैं, जीभ जो होती है वो बार बार सूखने लग जाती है, त्वचा जो होती है वो रूखी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो बेरी बेरी है ना, ये होता है आपके विटामिन B1 की कमी से, जिसको हम बोलते हैं थायमीन। क्या बोलते हैं? थायमीन। वैसे मैं आपको जब ये टॉपिक कराऊंगा तो थोड़ा डिटेल में इन सब के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? ठीक है, ऑप्शंस हैं प्रोटीन्स इन ब्लड, प्लेटलेट्स इन प्लाज्मा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इन ब्लड, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए मानव रक्त की श्यानता का कारण जो है रक्त में उपस्थित आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन, ये सब है। ठीक है, और रक्त की श्यानता में वृद्धि होने की दशा में जो है रक्त वाहिकाओं में सरलता पूर्वक मतलब कि प्रवाह नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है, ठीक है, जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो थैलेसीमिया में क्या इफेक्ट होता है? थैलेसीमिया एक प्रकार की ब्लड से जुड़ी हुई बीमारी है। ठीक है, इस रोग में क्या होता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया जो होती है उसमें गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है ब्लड को इफेक्ट करती है। दोस्तों अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ इनकी पीडीएफ्स और नोट्स और जो आंसर्स वगैरह है ये आपको टेलीग्राम पर ही देखने को मिलेंगे। और टेलीग्राम पर हमारे डेली रेगुलर लाइव क्विज होते हैं, तो उनको भी आप लोग अटेंड किया कीजिए, जो कि आपके एग्जाम में स्कोर को जो है काफी बूस्ट करेंगे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपको यहाँ दिया हुआ है कि डीएनए के जो है कुंडलित प्रारूप को जो है पहली बार किसने प्रस्तावित किया? वॉटसन और क्रिक ने, फिशर और हाल्डाली ने, लेमार्क और डार्विन ने, या फिर हुगो डी व्रिज ने। तो देखिए वॉटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का जो है मॉडल बना करके जो है इसको प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन होता है जो कि, ठीक है, तो ऑप्शंस हैं रक्त में उपस्थित होता हो, त्वचा में उपस्थित होता हो, उत्तक में उपस्थित होता हो, या फिर एग्स में उपस्थित हो। तो अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो मानव त्वचा यानी कि जो चर्म होती है हमारी उसके बाहरी परत में पाया जाता है। जो ये प्रोटीन जो है घाव वगैरह को भरता है और जो बाल होते हैं, नाखून होते हैं, इनको जो है स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि अल्फा किरेटिन प्रोटीन जो कि हमारी त्वचा में देखने को मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि बोला जा रहा है मानव रक्त यदि अम्लीय, ठीक है, हो जाए तो क्या हो सकता है? ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए का आया हुआ सवाल है 2018-19 के टाइम में। ठीक है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, आरबीसी की जो है काउंट बढ़ जाएगी, या फिर आरबीसी की काउंट कम हो जाएगी। तो देखिए वैसे हम जानते हैं कि ब्लड का जो नेचर होता है ये आपके क्षारीय होता है। ठीक है, यानी कि ब्लड जो है क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है ये भी आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है। तो 7.4 के आसपास होती है। ठीक है, और रक्त की अम्लीयता अगर बढ़ा दी जाए यानी पीएच 7 से कम हो जाए तो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन वहन क्षमता होती है ना वो घट जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपके लिए कि रुधिर में जो है निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक भाग जो है शरीर की रक्षा का कार्य करता है? प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी। तो जो भी इसका राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा। दोस्तों चैनल पर अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों हमारी नेवी मेडिकल असिस्टेंट की जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर से चेकआउट कीजिएगा। वहां पर जो है मैंने आपको मॉक टेस्ट, इसके अलावा साइंस, इसके अलावा जीके और बायोलॉजी की जो है काफी सारी वीडियोस प्रोवाइड करवाई हैं, तो उनको चेक कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, जो कि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।